हेलो फ्रेंड्स। सो हमने पॉलिटी वाला सेक्शन ख़त्म कर लिया था। आई होप आप लोग सब ने देख लिया होगा, कल वो पोस्ट हो गया था यूट्यूब पे। सो नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंडियाज़ पैलेस्टीन पॉलिसी जो है, इसमें फ़र्स्ट टॉपिक है। तो रिसेंटली अभी आपको पता होगा कि जब मैंने आपको इसराइल और पैलेस्टीन फैक्शन पढ़ाया था PT 365 जो इंटरनेशनल रिलेशन की आई थी, तो मैंने उसमें बहुत सारा बेसिक भी बताया था इसराइल और पैलेस्टीन का कैसे हुआ। ठीक है, तो वो बेसिक जाके आप वहाँ से पढ़िएगा, बिकॉज अभी हमारे पास कम टाइम है, इसलिए मैं लेक्चर को लिमिटेड रखूँगी कि जो इसमें दिया है वही बस पढ़ाऊँगी। अगर आपको वो देखना है तो आप प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, PT 365 में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। सो इंडिया पैलेस्टीन पॉलिसी, आपको पता है इसराइल और पैलेस्टीन जो ग्रुप्स हैं हमारे, उनमें हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते आए हैं रिलेटेड टू सर्टेन एरियाज़। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वायलेंट क्लैश हुआ है इसराइल और पैलेस्टीन फैक्शन के बीच इन गाज़ा स्ट्रिप में। गाज़ा स्ट्रिप कहाँ है मैप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ गाज़ा स्ट्रिप। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे इसराइल है और यहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है। तो गाज़ा स्ट्रिप में हुआ है जो कि एंड किसके साथ हुआ कि इसराइल जो है और हमास एक ग्रुप है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, जो एग्री हो गए हैं इजिप्ट टू एन इजिप्ट मीडिएटेड सीज़ फायर। ठीक है। इजिप्ट ने जो सीज़ फायर लगाया था उसमें जो है उन्होंने एग्री हो गए हैं। ठीक है। तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर इससे देखा जाए तो इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, आई होप आपको पता होगा, पैलेस्टीनियन जो ग्रुप्स हैं वो मोस्टली अरब पीपल्स हैं। ठीक है। वो जनरली अरब कंट्रीज़ में लेबनान, सीरिया, यहाँ जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह एरिया में रहते हैं, और इसराइल इज़ बिटवीन ऑल दिस। ठीक है। तो 1917 में सबसे पहले लेट 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म राइज हुआ, ज़ायोनिज़्म मूवमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा चला, और वो माइग्रेशन कहाँ की है, पैलेस्टीन में माइग्रेट किए। ठीक है। बेल्फोर डिक्लेरेशन जो था वो था, बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में साइन किया था, जहाँ पे ब्रिटिश ने फॉर्म किया कि ब्रिटिश ने एक मैंडेट बनाया पैलेस्टीन का। फिर 1947 में UN ने इंटरवीन किया और उन्होंने टू न्यू स्टेट्स बनाए, पैलेस्टीन और इसराइल। ठीक है। 1941 to 45 में होलोकॉस्ट हुआ, जिसमें जूइश स्टेट के लिए डिमांड इंक्रीज हो गई। जूइश पीपल वो हैं जो हमारे इसराइल में रहते थे। ठीक है, रहते हैं। तो May 15, 1948 टू May 10, 1949 में फर्स्ट अरब इसराइल वॉर हुआ, जहाँ पे इसराइल की विक्ट्री हुई। ठीक है, एक इसराइल जो है जीत गया। May 14, 1948 में इसराइल ने डिक्लेयर किया अपना इंडिपेंडेंस। 1967 में 6 डे वॉर हुआ, इसराइल ऑक्यूपाई कर लिए पैलेस्टीन लैंड, जो कि वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप जो था वो हमारे इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो दिस इज़ वेस्ट बैंक में ही यहीं पर हमारी जेरूसलम जो है कैपिटल लोकेटेड है, और यहाँ पे ये है गाज़ा स्ट्रिप, ये इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। 1964 में हमारा फॉर्मेशन हुआ किसका, PLO का। ठीक है। फिर 1987 टू 1993 में फर्स्ट इंतिफाडा हुआ, जहाँ पे हमास का फॉर्मेशन हुआ। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। ओस्लो अकॉर्ड जो है, हमास कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी याद रखिएगा ज़रूर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमास कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है, बट आप ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं ओस्लो अकॉर्ड 1993 में साइन किया, जहाँ पे इसराइल PM ने इसराइल अल्ट्रा नेशनलिस्ट किया, इसराइल PM का असैसिनेशन हुआ। फिर 2000 टू 2005 में अगर बात की जाए तो सेकेंड इंतिफाडा हुआ, जहाँ पे इसराइल ने गाज़ा को छोड़ दिया और हमास ने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है। तो दिस इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री। नाउ कम टू what has been इंडिया इसराइल पैलेस्टीन पॉलिसी। इंडिया ने क्या किया, तो इनिशियल फेज़ में इंडिया ने अपोज किया कि इसराइल का क्रिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पैलेस्टीनियन से जो थी पैलेस्टीन जो उससे थी, उससे ज़्यादा रिलेशन अच्छे थे। ठीक है। तो अपोज किया पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन। कोल्ड वॉर फेज़ में क्या हुआ, इंडिया जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करती थी, पर इसराइल को क्रिएशन के लिए नहीं सपोर्ट किया। बट जैसे ही 78% टेरिटरीज जो है, 6 डे वॉर हुआ जो 1967 का, उसमें 78% जो टेरिटरीज थी वो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर ली। फिर इंडिया ने सपोर्ट किया कि ठीक है, इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट बनाना चाहिए, जिसकी जेरूसलम कैपिटल होनी चाहिए, और टू स्टेट सॉल्यूशन को
सपोर्ट किया। तो मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी आफ्टर मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस 1991 में इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखा इजराइल के साथ 1992 में, ठीक है। फिर कंटेम्प्रेरी फीस में इंडिया ने डी हाइफिनेशन पॉलिसी फॉलो की। डी हाइफिनेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर एक स्टेट के साथ आपका रिलेशन है और दूसरे स्टेट के साथ भी आपका रिलेशन है और उन दोनों स्टेट के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो आपका रिलेशन दोनों स्टेट के साथ रहेगा। आपका रिलेशन एक स्टेट के साथ ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट के साथ है तो दूसरा स्टेट के साथ अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड डी हाइफिनेशन पॉलिसी। तो आफ्टर मार्च रिसेंट वायलेंस हुआ इजराइल और पैलेस्टीन में, तो इंडिया ने यूएन से रिटेट किया कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं और पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ 2 स्टेट सॉल्यूशन? इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट आप एक सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट बना दो और सोवरेन इजरायली स्टेट बना दो, ठीक है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन एक बार आई थिंक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है। इसका पहला प्रपोजल जो है वो ज्यूज और अरब स्टेट ने दिया था ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन में, जहाँ पे पील कमीशन बनी थी 1937। उन्होंने बोला था कि पैलेस्टीन जो है 3 जोन्स में पार्टीशन करो पैलेस्टीन का। पहला है अरब स्टेट, ठीक है, दूसरा है ज्यूइश स्टेट एंड तीसरा है न्यूट्रल टेरिटरी जो कि होली प्लेसेस को कंटेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि होली प्लेसेस से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर ये यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन ऑफ 1947 में रिफ्लेक्ट किया गया, बट ये रिजेक्ट कर दिया। अरब जो कंट्रीज़ थी हमारी, उन्होंने अरब जो पीपल्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इट वाज ओनली इन 1991 जहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन एग्री हुआ मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने सपोर्ट किया 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। इंडिया ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया है। नाउ कम टू रिलीजियस सिग्निफिकेंस जेरूसलम का क्या है? तो अल अस्का मॉस्क जो है वर्ल्ड का 3rd होलीएस्ट प्लेस है इस्लाम का, वो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा जेरूसलम में लोकेटेड है। वेस्टर्न वॉल जो है प्लेस है सेक्रेड फॉर जुडाइज्म, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा जेरूसलम में। और फिर चर्च ऑफ होली स्लेप्टर, ये क्या है? ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा जेरूसलम में, ठीक है। तो दीज आर द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ जेरूसलम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ लेट्स कम टू इसमें हम कुछ मैप में कोई चीज़ देख लेते हैं। तो हमारा जो इजराइल है वो कौन कौन से कंट्रीज से लोकेटेड है? तो ऊपर हमारा लेबनान है, फिर उसके नीचे सीरिया है, उसके नीचे जॉर्डन है और इधर साइड इजिप्ट है। तो 4 कंट्रीज से हमारा जो इजराइल है वो लोकेटेड है। डेड सी हमारा किसके किसके बीच में है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो आई-जे के बीच में हमारा डेड सी है, ठीक है। जे-आई से याद कर लीजिए, जे-आई से हमारा जे-आई जो है हमारे डेड सी जो है जे-आई के बीच में है, ठीक है, जॉर्डन एंड इजराइल, ठीक है। वेस्ट बैंक जो है हमारा किसके किसके बीच में है? इजराइल के बीच में है और जॉर्डन के बीच में। तो वेस्ट बैंक कहाँ पे लोकेटेड है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। गाजा स्ट्रिप किसको सराउंड करता है? मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट और इजराइल, ठीक है। तो गोलान हाइट्स किसको सराउंड करता है? गोलान हाइट्स को कौन कौन सराउंडिंग कंट्रीज है? लेबनान, इजराइल एंड सीरिया, ठीक है। तो दीज आर द कंट्रीज जो गोलान हाइट्स को सराउंड करती हैं। और सी ऑफ गैलीली कहाँ है? गोलान हाइट्स के जस्ट नीचे, ठीक है, वहीं पर है, ठीक है। तो दिस इज मैप। नाउ कम टू इंडिया यूके रिलेशन। इंडिया और यूके ने अभी वर्चुअल समिट हुआ है रिसेंटली। इस समिट को उन्होंने नाम दिया है रोड मैप 2030, जहाँ पे उन्होंने बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अडॉप्ट की है। ये जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाएगी, ट्रेड एंड इकोनॉमी को बढ़ाएगी, डिफेंस और सिक्योरिटी को बनाएगी, क्लाइमेट एक्शन को, हेल्थ को, इन बिटवीन द यूके और इंडिया के बीच में। 2004 में इंडिया और यूके ने बायलैटरल रिलेशनशिप अपना अपग्रेड किया था और उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था, ठीक है। तो रोड मैप में क्या दिया है? कनेक्टिंग कंट्रीज एंड पीपल, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑपरेशन करना है बिटवीन बहुत सारी मल्टीलेटरल फोरम्स जो हैं, जैसे कि G20 हो गए जब WTO में। फिर मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप इम्प्लीमेंट करना है, पार्टनरशिप अराउंड फ्यूचर फॉर वर्क, ठीक है। इंडिया और यूके टुगेदर जो है साथ साथ जो है एक कल्चर एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और 75th एनिवर्सरी जो है इंडियाज़ इंडिपेंडेंस की, उसको सेलिब्रेट करेंगे। फिर ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी में अगर बात की जाए तो उन्होंने एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप लॉन्च किया है, जो कि नेगोशिएट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। सर्विस सेक्टर्स में उन्होंने कॉपरेशन किया है। यूके जो है यूके जो है कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगी हमारे इंडियाज़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अभी आपको पता होगा प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इंसेंटिव्स स्कीम्स जो कि मैंने
आपको पढ़ाई भी है पिछली वाली PT 365 में, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एक्सपैंड कोऑपरेशन जो है डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है 2015 में एग्री हुई थी, जिसके कारण उसमें कोऑपरेशन एनहांस करना है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओपन एक्सेस देना है दोनों कंट्रीज़ को। इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रमोट करना है साइबर स्पेस में, ठीक है। फिर ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जो है वो COP26 के अंदर साइन की गई है, जहाँ पे पॉलिटिकल जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन करते हैं उसको इंक्रीज करना है, उसको एनहांस करना है, और हमारा जो इंडिया का 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड जो है उसको डिलीवर करना है, इंडियाज़ के विजन को डिलीवर करना है। ओसो वॉक जो है इंडिया ने लॉन्च किया है, आई होप आपको पता होगा, जहाँ पे वो सारे रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड कनेक्शन करेंगे पूरे कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। फिर हेल्थ सेक्टर में इंडिया UK पार्टनरशिप ऑन वैक्सीन थेरापेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक के लिए उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि कोविड-19 के टाइम पे जो भी क्लिनिकल वैक्सीन रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब सप्लाई करेंगे और एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द इंडिया UK रिलेशन। नाउ लेट्स कम टू डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। आपको पता होगा कि अभी जो है इंडिया और चाइना जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को लोन दे रही है चीप इंटरेस्ट रेट में, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ ज़्यादा लोन ले रही हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए और उसके बाद उसको चुका नहीं पा रही है, तो चाइना जो है उन पे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस लगा रहा है कि आप हमारी ये सब चीज़ें मानिए, आप हमको ये प्रेफरेंस दीजिए। तो इसके कारण क्या है, डेट ट्रेड डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो मॉन्टीनिग्रो जो है एक कंट्री है यूरोप की, उन्होंने चाइना से लोन लिया था हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, बट वो अब पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये न्यूज़ में है। 2014 में इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर $19,944 मिलियन का लोन लिया था चाइना एग्जिम बैंक से, ठीक है। प्रेजेंटली जो है मॉन्टेनेग्रिन जो है उसका डेट 65.9% है ऑफ इट्स GDP और चाइना जो है 25% उसका पब्लिक डेट होल्ड करता है, ठीक है। सेवरल अदर कंट्रीज़ ने भी चाइना के साथ साइन किया था, जिसके कारण ये जो डेट में बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई हैं। 2018 में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उन्होंने हाईलाइट किया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो चाइना जो है सबको डेट देती, मतलब लोन्स देती है, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है, जैसे जिबौती हो गई, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मॉन्टीनिग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और ये सब कंट्रीज़ जो है हाईली प्रोन है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो चाहे मॉन्टीनिग्रो यहाँ पे है, ये देखिए इटली, ये हमारा पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया और इसी के जस्ट ऊपर इटली होगा और इटली के जो बाजू में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहीं पर मॉन्टीनिग्रो है। दिस इज़ मॉन्टीनिग्रो, ओके। तो दिस इज़ यूरोप कंट्री, ठीक है। नाउ कम टू व्हाट इज़ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो है ये वर्ड किसने कॉइन किया था, ब्रह्मा चेलानी ने, जो इंडियन जियो स्ट्रेटेजिस्ट हैं 2017 में। उन्होंने बोला था कि ये इस टाइप की डिप्लोमेसी है जहाँ पे चाइना ऑफरिंग प्रोजेक्ट एंड लोन्स ऑन टर्म्स दैट एंड अप इन टू डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज़ टू रिपे, ठीक है। जहाँ पे आप प्रोजेक्ट और लोन्स वगैरह ऑफर करते हो जो कंट्रीज़ को इतना लोन दे देते कि कंट्रीज़ जो है उसको फिर चुका नहीं पाते, जिसके कारण इवेंचुअली उन पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन जो है चाइना मांगने लगता है। ये जनरली अभी विटनेस हुआ है डेवलपिंग नेशंस में, ठीक है। जो चाइना है वो चीप लोन्स देता है ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, जिसके कारण जो है सारी कंट्रीज आ जाती है। क्रिएशन ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कैसे होती है ये देखते हैं कि डेवलपिंग नेशन फॉर एग्जांपल सच एस मॉन्टीनिग्रो जैसे जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, चाइना से लोन लेती हैं, क्योंकि चाइना जो है लेस चीप लोन्स चीप पैसे में चीप इंटरेस्ट रेट में लोन देता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ये डेवलपिंग कंट्री जो है लो और मिडिल कंट्रीज़ होती हैं जो कि इनकैपेबल हो जाती हैं कि पे कर पाएँ वो लोन। तो अपॉर्चुनिटी चाइना की हो जाती है कि चाइना जो है बहुत सारी चीज़ों में डिमांड करने लगे कंसेशन, ठीक है। तो कंसेशन जैसे कि इंक्लूड हो जाते हैं ट्रेड पॉलिसीज़ में, पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में पोर्ट का कंट्रोल ले ले या इसका कंट्रोल ले ले, ठीक है। तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक धीरे धीरे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो हमारी चेंज किस में हो जाती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो दिस इज क्रिएशन ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है। नाउ कम टू अदर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो सबसे पहला है ब्लू डॉट नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आया कि ब्लू डॉट नेटवर्क कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, तो US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है, याद कर लीजिए, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इंडिया इसमें नहीं है। ये किस लिए है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इंडो पैसिफिक रीजन में जो हो रहे हैं उनको इवेलुएट करना, ठीक है, उनको सर्टिफिकेशन बॉडी है ये, ठीक है। फिर आते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इंडिया ने ये इसमें बहुत बड़ा वो रोल प्ले किया है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। इसका ये पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट, यूएन एजेंसीज, मल्टीनेशनल, प्राइवेट सेक्टर, इन सब के बीच में एक कोएलिशन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को बढ़ाएगा और उसको डिज़ास्टर को वो इफ़ेक्ट ना करे, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट ना करे, हमारा सस्टेनेबल रहे, इसलिए उसको ये लॉन्च किया गया है। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है ये किसके किसके बीच में साइन किया गया है? इंडिया और जापान। याद कर लीजिए, सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं इसके बीच, इंडिया एंड जापान ने साइन किया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है। फिर यूरोपियन यूनियंस न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी जो है इन सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया है। यूरोपियन यूनियन जो है वो जॉइंट कम्युनिकेशन अडॉप्ट किया है, उन्होंने यूरोप को एशिया से कनेक्ट करने के लिए बात की है, ठीक है। फिर ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पॉलिसी, ये यूरोपियन यूनियन का इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या करेंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट में जो भी इशूज़ हो रहे हैं उनको एड्रेस करेंगे, जो भी यूरोप वाइड नेटवर्क, रेलवे, रोड्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए। फिर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है G20 नेशंस ने, G20 कंट्रीज़ ने लॉन्च की है, ये इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज़ का। ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है जो बहुत सारे कंट्रीज़ को एक साथ लाएगी, मतलब G20 कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो बूस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फिर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप, ये किसका है? G7 कंट्रीज़ का है। तो B3W पार्टनरशिप किसका है? G7 कंट्रीज़ का। याद कर लीजिए किसका है? G7 कंट्रीज़ का। ये न्यू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है जो बहुत सारी मेजर डेमोक्रेसीज कर रही हैं, जो G7 कंट्रीज़ हैं। तो आप मुझे G7 कंट्रीज़ के नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि या फिर एस्पिरेंट्स वाले चैनल में, मैं उसमें आपको देख के ज़रूर रिप्लाई करूँगी, बिकॉज G7 कंट्रीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, अगर क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे वो $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दिया है, ठीक है। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव जो है G7 कंट्रीज़ का है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेट्रैप पॉलिसी। नाउ कम टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है। तो अभी रिपोर्ट आई है रिसेंटली सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है कि जो भी हमारा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मोर अबाउट द रिपोर्ट, इंडियन न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। 2020 से 21 में पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, और रशिया और USA जो हैं वो 90% ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन टुगेदर रखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? क्या होता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? मतलब होता है कि या तो आप रिड्यूस कर दो, कम कर दो, या तो आप पूरी तरह ख़त्म कर दो न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। इसका एम क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो भी स्टेट हैं वो न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट कर दे, ठीक है। और टर्म डीन्यूक्लियराइजेशन का मतलब यही होता है कि कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो यूएन जो है यूएन सॉट टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन इन फर्स्ट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली 1946, ठीक है। नाउ कम टू की ट्रीटीज़ फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो है 1963 में आई थी। ये क्या करती है? प्रोहिबिट करती है, मतलब प्रिवेंट करती है कि आप टेस्ट नहीं करोगे न्यूक्लियर वेपन किसी भी एटमॉस्फेयर में, ना ही आउटर स्पेस में, ना ही वाटर में, ना ही लैंड में, कहीं पर भी, ठीक है। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो है इंडिया ने साइन की है, आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो है इंडिया ने साइन किया है, ओके। फिर आते हैं NPT 1970 में साइन की गई। ये क्या करती है? न्यूक्लियर वेपन्स को जो स्प्रेड हो रहा है उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ठीक है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, याद कर लीजिए कि इंडिया ने NPT को साइन नहीं किया है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आती है, ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बैन करती है सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को इन ऑल एनवायरमेंट, हर एनवायरमेंट में, ठीक है। 1996 में आई थी, बट अभी तक ये फोर्स में नहीं आई है क्योंकि 51% शायद कंट्रीज़ को ज्वाइन करना होता है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोहिबिट करती है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रखोगे और पूरी तरह एलिमिनेट करोगे उनको, और स्टॉक पाइलिंग मना करती है, टेस्ट प्रोड्यूस और ये सब आप नहीं कर सकते हो। ये कब आई है फोर्स में? 21 जनवरी 2021 से ये लागू हो गई है। तो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ये भी इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है। तो इन चारों में से इंडिया ने सिर्फ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ही साइन की है, बाकी तीनों नहीं साइन की है, ओके। नाउ कम टू नॉन प्लॉरिफरेशन रिजीम। तो नॉन प्लॉरिफरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जहाँ पे भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया जाता है, वो ना ही न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करेंगे,
ना ही वो न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करेंगे, ना ही वो बनाएंगे, ठीक है, और फुल सेफगार्ड स्कोप रहेगा उनको। फिर डिसआर्मामेंट की अगर बात की जाए तो जो हमारी 5 कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़, यूएस हो गई, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूके, उनको वो 5 कंट्रीज़ नेगोशिएट करें और अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें। डिसआर्मामेंट का मतलब ये होता है। फिर पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो अपना जो न्यूक्लियर साइंस है उसको एनहांस कर सकते हैं, पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए नहीं, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंडियाज़ रोल्स इन ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो इंडिया हैज़ ऑलवेज जो है, इंडिया जो है सपोर्टर है मल्टीलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का और नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स का, ठीक है। इंडियाज़ रोल इन यूनिवर्सल कंप्लीट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट, तो अभी डिसआर्मामेंट कमेटी बनी जो कि डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन को डीलिंग करती है। इंडिया एनपीटी, इंडिया ने अपोज किया है एनपीटी को, पहले ही मैंने बता दिया। कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट प्रपोज्ड कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, पूरी तरह न्यूक्लियर को ख़त्म करना है, ठीक है। इंडिया ने CTBT साइन नहीं किया है। इंडिया ने ये भी नहीं साइन किया प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन। फिर कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो है इंडिया ने साइन किया है, ठीक है। इंडिया सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है, ये कब हुई थी? 1979 में बनी थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फर्स्ट स्पेशल सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, बट अभी CTBT आने के कारण 1996 में ये जो है जनरली डेडलॉक बॉडी बन गई है, बट अभी तक CTBT पूरी तरह फोर्स में नहीं आया है, तो इसलिए अभी भी थोड़ा बहुत चल रही है। इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अडॉप्ट किया। आई होप आपको पता होगा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी वो होती है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन जो है अपने से पहले ही नहीं यूज़ करेगी जब तक कोई कंट्री जो है उस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगी, ठीक है। रिटेलिएशन उन्हीं कंट्रीज़ पे करेगी जो भी न्यूक्लियर अटैक हमारे कंट्री में कर रहे हैं, तभी इंडिया करेगी, इंडिया पहले ही यूज़ नहीं करेगी। और नॉन न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट हैं उनके अगेंस्ट इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। और इंडिया इंडिया का कमिटमेंट है कि वो न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाएगी, उनका गोल ही यही है, ठीक है, और कम्प्लीटली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड ऑल। नाउ कम टू इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। तो अभी रशियन न्यूक्लियर मेजर जो है रोसटोम जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिगिन किया है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, जो कि यूनिट 5 में, किसके कॉर्पोरेशन के साथ? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जो एक PSU है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो NPCIL किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, अच्छे से याद कर लीजिए। और कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, याद कर लीजिए कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है, वैसे मैप में मैं आपको बताऊँगी। फिर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी आर्किटेक्चर, इंडिया का जो है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है इंडिया ने 14 कंट्रीज़ के साथ साइन की है। आप नेम याद कर लीजिए क्योंकि यू नेवर नो कि क्वेश्चन आ सकता है। 14 कंट्रीज़ इज़ नॉट अ बिग कंट्री, बिकॉज पिछली बार UPSC में क्वेश्चन आ गया था कि आई थिंक G20 कंट्रीज़ से आया था, तो 20 कंट्रीज़ से 14 कंट्रीज़ याद करना ईजी होगा। तो आप याद कर लीजिए इंडिया के न्यूक्लियर एग्रीमेंट कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, US एंड वियतनाम। दीज आर द कंट्रीज़ जिसके साथ इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है। डिस्पाइट इंडिया ने NPT साइन नहीं किया है, फिर भी इंडिया का न्यूक्लियर एग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि इंडिया जो है NSG के बाहर ऑपरेट करता है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट की बात करी जाए तो ये एग्रीमेंट जो है वो ये एग्रीमेंट इसलिए कि न्यूक्लियर पावर को पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को आप यूज़ करें, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड अ सेल्फ मॉरेटोरियम ऑन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर सेकेंड रन ऑफ पोखरण टेस्ट, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया का जो है 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आई होप पता होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो स्टेज 1 जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जिसमें अनएनरिच्ड यूरेनियम हम यूज़ करेंगे। फिर स्टेज 2 है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसमें प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल यूज़ करेंगे, और स्टेज 3 है जिसमें थोरियम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द इंडिया का जो 3 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। नाउ कम्स टू ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान में है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? गोवा के पास। फिर कर्नाटका में काइगा जनरेटिंग स्टेशन, तमिलनाडु में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन एंड तमिलनाडु में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर
प्लांट, ठीक है। तो दीज आर द न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप याद कर लीजिए जगह, अगर मैच द फॉलोइंग में आए तो आपको बनना चाहिए। नाउ कम टू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1974 में, जब इंडिया ने ऑपरेशन पोखरण 1 टेस्ट किया था अपना, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा उसे बोलते हैं, ठीक है। तब ये इस्टेब्लिश किया गया। ये क्या है, ये एक ग्रुप है जो भी न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ हैं उनका ग्रुप है, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन को नॉन प्रोलिफरेशन करो थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है। तो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम यहाँ पे समझाया गया है, होमी भाभा ने एनविसेज किया था इसको, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो अभी एक मीटिंग में थे वाइस चीफ के साथ, उन्होंने वाइस चीफ ऑफ द 3 सर्विसेज के जो थे उनके साथ उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है फॉर द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के लिए। तो करंट सिस्टम क्या चल रहा है हमारे कंट्रीज़ में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। तो करंट सिस्टम जो है सिंस 1947 के बाद जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, तब से हम जो 3 सर्विसेज हमारी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, वो सब सेपरेटली फंक्शन कर रही हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शन कर रही हैं और उनमें कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है उनके खुद के मल्टीपल कमांड्स हैं, ठीक है, जो कि वर्टिकली स्प्लिट है। तो अगर हम बात करें तो देयर आर 17 सिंगल सर्विस कमांड है, जहाँ पे 7 आर्मी का है, 7 एयरफोर्स का है और 3 किसका है, नेवी का, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है और रिसोर्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज अगर बात की जाए तो ट्राई सर्विस कमांड कहाँ पे लोकेटेड है हमारी, अंडमान एंड निकोबार एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड फॉर न्यूक्लियर एसेट्स, और 4 ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन भी हैं, जो कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी, आर्म फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, ठीक है, जो कि 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो दिस इज करेंट सिस्टम ऑफ मिलिट्री कमांड इन इंडिया। अब डिफ्यूज स्ट्रेंथ आप याद कर सकते हैं, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। ये जनरली पीएससीज के लिए, पीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट अगर आपको एक बार पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ कम टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड मतलब है कि सारी जो सर्विसेज हैं, तीनों सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उन सब का जो रिसोर्सेज है एक सिंगल पॉइंट पे रख दिया जाए और वहाँ से फिर लोगों तक पहुँचाया जाए, आर्मी तक, एयरफोर्स तक और नेवी तक, ठीक है। तो इसमें यही करना है। कमांडर जो है एक कमांडर बनाया जाएगा जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज रहेंगे और उसके बाद रिसोर्सेज वहाँ से जो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तक जाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का वो 2 कमिटीज़ ने दिया था। पहले कारगिल कमेटी आई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी उन्होंने दिया था। उसके बाद जो है शिकेतकर कमेटी आई थी, DV शिकेतकर कमेटी, उन्होंने भी दिया था। तो क्वेश्चन अगर आए कि कारगिल रिव्यू कमेटी और शिकेतकर कमेटी किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। शिकेतकर कमेटी 2016 में उन्होंने रिकमेंड किया था कि 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होनी चाहिए। पहला होना चाहिए नॉर्दर्न कमांड, जो कि चाइना वाले बॉर्डर पे होना चाहिए। वेस्टर्न कमांड होना चाहिए जो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे होना चाहिए, और सदर्न कमांड होना चाहिए जो मैरीटाइम बॉर्डर पे होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ अभी क्या है, करंट जो थिएटराइजेशन मॉडल है वो वहाँ पे उन्होंने 6 न्यू इंटीग्रेटेड कमांड बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, एयर डिफेंस कमांड, मैरीटाइम थिएटर कमांड एंड लॉजिस्टिक कमांड। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड जो है वो आर्मी जनरल के हैंड में रहेगा। आर्मी डिफेंस कमांड जो है हमारी 3 स्टार इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के हाथ में रहेगी, और मैरीटाइम थिएटर कमांड जो है टॉप वाइस एडमिरल हैं उनके हाथ में रहेगी, ठीक है। तो दीज आर द 6 जो कमांड वो किए गए हैं। द थिएटराइजेशन मॉडल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करेगा कि वो करंट कमांड और अपने स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो जो है उनको मैंडेट दिया गया है कि वो थिएटराइजेशन ड्राइव करें, ठीक है, जो कि रोल आउट होगा 2023 तक, ठीक है। तो दिस इज़ वो। नाउ कम टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो अदर कंट्रीज़ में है। तो मोर देन 32 कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड में वो ऑलरेडी ऐसा जॉइंट कमांड होल्ड करते हैं। यूएस जो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अगर बात की जाए तो यूएस जो है फर्स्ट है जो आया था ये लेकर, थिएटर कमांड सिस्टम लेकर, ठीक है। और रशिया जो है अभी रशिया इज़ सेट टू बी हैव कमेंस्ड विथ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स आर्म, तो वो अपने आर्म फोर्सेस को रीस्ट्रक्चर कर रही हैं और उन्होंने 4 थिएटर कमांड बनाए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिलेशन ऑन मैप, तो अगर हम बात करें बेलारूस कहाँ पे है हमारी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बेलारूस, ये वाला जो इलाका है दिस इज़ बेलारूस, ठीक है। तो बेलारूस में क्या हुआ है, अभी यूके और यूएस ने जॉइन और अदर कंट्रीज़ जो है उन्होंने एक सैंक्शन लगाया है बेलारूस पे, क्योंकि बेलारूस ने क्या किया, एक जर्नलिस्ट का डिटेंशन को अपोज किया है, इसके लिए उन्होंने एक सैंक्शन लगाया है। फिर अफ़गानिस्तान, ऑब्वियसली तालिबान को, अभी आप करेंटली न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान कैप्चर कर लिया है, काबुल कैप्चर कर लिया है। तो ये जून की न्यूज़ है। तो तालिबान जो है वो दहला डैम है वहाँ पे, जो कि प्राइमरी सोर्स है इरिगेशन का कंडहर प्रोविंस का, उसको कैप्चर कर लिया था। तो धीरे धीरे वो अब पूरा अफ़गानिस्तान भी कैप्चर कर लिए हैं। फिर किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, आई होप पता होगा, दिस इज़ यहाँ पे है रशिया के नीचे। एक सीज़ फायर हुआ है दोनों के बॉर्डर के बीच में, जो कि बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं जिसके कारण। फिर आते हैं तियानमेन स्क्वायर और जून 4 इंसिडेंट। अगर क्वेश्चन आया तियानमेन स्क्वायर और जून 4 इंसिडेंट किससे रिलेटेड है, तो चाइना से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे बीजिंग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है और चाइना गवर्नमेंट ने मिलिट्री सेपरेशन किया है उनका, ठीक है। फिर बैरन आइलैंड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है अभी उन्होंने 4 म्यांमारी पोचर्स को, जो कि इलीगली फिशिंग कर रहे थे वहाँ से उनको अभी देखा है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात की जाए, तो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, रिवर चेनाब पे है, याद कर लीजिए, जो कि पाकिस्तान ने अपोज किया है। तो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर साउथ चाइना सी की अगर बात करें, तो चाइनाज़ का एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क जो है अभी एक्सरसाइज हुआ है साउथ चाइना सी में। फिर एक्सरसाइज इन न्यूज़, तो इंडो कॉर्पोरेट किसके, इंडो थाई कॉर्पोरेट जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। फिर इन एन्यू वे फॉर इंडिया और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच में होता है, गल्फ ऑफ एडेन में हुआ है। सागर आरक्षल जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द एक्सरसाइज। फिर ईरान में क्या है, इंडिया जो है ONGC विदेश लिमिटेड जो है अभी इंडिया को ईरान में सिचुएटेड था, अभी ईरान ने उसको इंडिया को हटा दिया वहाँ से, जहाँ की इंडिया ने डिस्कवर किया था ऑफशोर फरजाड बी गैस फील्ड इन पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ईरान ने वहाँ से इंडिया को हटा दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर नामीबिया की अगर बात करें, तो रिसेंटली नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है नामीबिया। जर्मनी अपोलोजाइज्ड किया है अभी अभी किसका, क्योंकि वो स्लॉटर करते थे हिरिरो का, नामा ट्राइब्स का पीपल इन नामीबिया, ठीक है। फिर यूथोपिया कहाँ पे, ये भी अफ्रीका में, यहाँ इस वाले रीजन में है, ठीक है। तो एट्रोसिटीज़ इंक्रीज़ हो गई है ट्रिग्रेप रीजन में। USA ने इम्पोज किया है रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी असिस्टेंस टू यूथोपिया। फिर बुर्किना फासो जो है ये कहाँ पे, ये भी अफ्रीका में है। इनके यहाँ पे क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है, बहुत सारे पीपल्स जो है डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। फिर माली भी कहाँ पे है, अफ्रीका में है। माली जो है बहुत ज़्यादा सफ़र किया है जब ट्रेडिशनल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो अरेस्ट हो गए हैं बाय मिलिट्री। फिर डोमिनिशिया की अगर बात करें, तो डोमिनिशिया का है, ये देखिए आइलैंड्स हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है वो कोर्ट जो है डोमिनिशिया में उसने रिस्ट्रेन कर दिया है एट्रोसिटीज़ फ्रॉम डिपोर्टिंग फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन मेहुल चौकसी, ठीक है। फिर इज़राइल की बात करें, तो स्टैम्पेड एट रिलीजियस फेस्टिवल लेग्बी ओमर। फिर अल्बानिया की बात करें, अल्बानिया इटली के बाजू में, नाटो ने रिसेंटली लॉन्च किया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल्बानिया में कॉल्ड डिफेंडर यूरोप 21। याद रखिएगा, डिफेंडर यूरोप 21 किसके साथ, नाटो ने साइन किया है अल्बानिया के साथ। फिर ब्लैक सी जो है, अभी रशिया ने वार्निंग दिया है कि ब्लैक सी रशिया फायर्ड वार्निंग शॉट्स एट ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इन ब्लैक सी, ठीक है। तो दीज आर द सम इंटरनेशनल रिलेशन ऑन मैप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हमारा जो फरजाद बी जो है इंडिया ने जो बनाया था, तो अभी ईरान ने उसको इंडिया को भगा दिया, वहाँ से एक्सेस नहीं दिया ONGC विदेश में, ठीक है, जो लिमिटेड है। और दूसरा है कि दूसरा रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर तियानमेन स्क्वायर और जून 4 इंसिडेंट जो है चाइना से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। और क्या क्या न्यूज़ में, बुर्किना फासो साउथ अफ्रीका में, याद कर लीजिए। यूथोपिया टिग्रे रीजन जो है यूथोपिया का रीजन है, ठीक है। तो वो ये न्यूज़ में था। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़
न्यूज़ में थी जो आपको याद करनी है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आई विल स्टार्ट टुमारो विथ इकॉनमी का पूरा सेक्शन मैं कल ख़त्म कर दूँगी। तो आई होप आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो जस्ट कमेंट मी ऑन द एस्पिरेंट्स चैनल ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू सो मच।